हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे नो लोड टेस्ट। ठीक है, मतलब कि मेरा जो रोटर था जिस पे कि हम लोग कुछ भी लोड अप्लाई नहीं कर रहे थे, इन दैट कंडीशन वी कंडक्ट द टेस्ट एंड वी फाइंड आउट द शंट ब्रांच पैरामीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ये है मेरा ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट एक्चुअली हम लोग परफॉर्म करते हैं टू फाइंड आउट द सीरीज ब्रांच पैरामीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड सीरीज ब्रांच पैरामीटर। जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर में भी हम ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, हम लोग शंट ब्रांच पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे थे, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे सीरीज ब्रांच पैरामीटर। ठीक है, लाइक दैट इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट मतलब नो लोड टेस्ट में हम लोग क्या फाइंड आउट किए, शंट ब्रांच पैरामीटर, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट मतलब यहाँ पे ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सीरीज ब्रांच पैरामीटर। क्लियर? और ट्रांसफार्मर में भी अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट को डिस्कस करें तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग कुछ परसेंटेज ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, है ना, इनपुट साइड में कुछ परसेंटेज ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे को सेकेंडरी साइड में रेटेड करंट फ्लो हो रहा था। मतलब मेरा जो टारगेट है कि मेरे ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर हो, उस वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रोटर को, दिस इज माई रोटर को हम लोग क्या किए, ब्लॉक किए, और ब्लॉक करने के बाद हम यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ वोल्टेज सप्लाई देंगे। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ वोल्टेज सप्लाई देने के बाद हम इसमें एक्चुअली रेटेड करंट फ्लो कराएंगे। मतलब जिस वोल्टेज पे मेरे को रेटेड करंट फ्लो होगा उसी वोल्टेज को हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। ठीक है, मतलब चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस वोल्टेज पे रेटेड करंट आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे इस डायग्राम में समझना ये है कि जो वाइंडिंग के अंदर हम ब्लैक करके इसको ब्लॉक किए हैं, ब्लॉक करने का मतलब इस रोटर को क्या किए हैं, रोटर को हम ब्लॉक कर दिए, बेल्ट के थ्रू ब्लॉक कर दिया, उसको खींच दिया ऐसे करके, तो रोटेट नहीं करेगा वो। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि हम मोटर के अंदर में घुस करके उसको में बेल्ट लगाएं। ठीक है, वैसा नहीं है। जैसे ये मेरा मोटर का सपोज ये जो सैफ्ट होता है, ये सैफ्ट है, मान लेते हैं कि सपोज ये मेरा सैफ्ट है, तो मान लेते हैं कि सैफ्ट के साथ में कुछ अटैच किया हुआ है इस तरह का डिस्क, सपोज इस तरीके का डिस्क अगर अटैच किया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटर को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे डिस्क पे हम बेल्ट लगा सकते हैं। जो काम हम यहाँ पे दिखाए हैं ये एक्चुअली में किया हुआ है कहाँ पे, सैफ्ट के ऊपर डिस्क लगाया हुआ है या सैफ्ट पे भी बेल्ट लगा दिया गया, सच दैट वो रोटर रोटेट ना कर सके। ठीक है, तो खैर जो भी हो, जैसे भी हो, हमको रोटर को क्या रखना है, स्टॉप करके रखना है, ब्लॉक करके रखना है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, ब्लॉक रखने के बाद कुछ वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई देंगे, तो उस केस में रेटेड करंट आपका फ्लो होगा। उसके लिए हम वोल्टेज मेजर करेंगे यहाँ पे कि कितना वोल्टेज यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को रेटेड वोल्टेज सप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे को ज़रूरत क्या है, रेटेड करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस टेस्ट द रेटेड करंट शुड फ्लो इन द वाइंडिंग, क्लियर, and this will happen at some percentage of rated voltage,
क्लियर, सम परसेंटेज ऑफ रेटेड वोल्टेज। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे लॉसेस को कि कितना लॉसेस हो रहा है। तो लॉसेस को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे वाट मीटर लिए हैं, ठीक है, वाट मीटर लिए हैं। तो W1 और W2 जो दोनों का सम होगा ये मेरा देगा टोटल लॉसेस इन द मोटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, द टोटल लॉस इन द इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू क्या होगा, रीडिंग ऑफ वाट मीटर 1 एंड रीडिंग ऑफ वाट मीटर 2। नाउ सी कि यहाँ पे हम क्या करें, कुछ परसेंटेज ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। मतलब मान लेते हैं कि 5%, 10%, 15% के अराउंड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 10% और 15% के अराउंड अगर हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज को, तो उस वोल्टेज की वजह से हमारे इस मोटर के अंदर क्या होगा, कोर लॉसेस भी होगा, है ना, कोर लॉस भी होगा। और उस लॉस को भी ये वाट मीटर क्या करेगा, मेजर करेगा। हालांकि वो कोर लॉस जो होगा बहुत ही कम होगा, ठीक है। सो फिर से हम आपको बता रहे, इन केस अगर आपके क्वेश्चन में कोर लॉस दिया हुआ है ना, अलग से कोर लॉस दिया हुआ है और ये W1 W2 का रीडिंग दिया हुआ है, तब उस केस में सीरीज ब्रांच पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल पावर में से कोर लॉस जो होगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो मान लेते हैं कि ये मेरा सपोज W इक्विवेलेंट है सपोज, ठीक है, या WSC है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड लेट कोर लॉस इज इक्वल टू WC कोर लॉस इज इक्वल टू WC। देयरफॉर WBR, मानते हैं कि ब्लॉक रोटर कंडीशन में BR क्या होगा, मतलब BR लिखने से अच्छा होगा कि WCU कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस हो जाएगा WSC माइनस WC, मतलब टोटल रीडिंग ऑफ वाट मीटर माइनस वैल्यू ऑफ कोर लॉस, ठीक है। यहाँ पे कोर लॉस आपको दे देगा, क्योंकि कोर लॉस हम अलग से इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज कोर लॉस जो यहाँ पे हो रहा है बहुत ही कम हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ट्रांसफार्मर में इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट कि ये मेरा जो टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ही कंडक्ट होना चाहिए। हम चाहेंगे तो अदर देन रेटेड फ्रीक्वेंसी पे भी कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है या ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है, दैट टेस्ट आर लीनियर टेस्ट, ठीक है। लेकिन जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है या नो लोड टेस्ट होता है, वो मेरा क्या होता है, नॉन लीनियर टेस्ट। तो हम लोग किसी भी करंट वैल्यू के लिए हम लोग कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेटेड के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी है। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखे थे एक्चुअली कि दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन दिस टेस्ट द रेटेड करंट शुड फ्लो, है ना, रेटेड करंट शुड फ्लो। तो अगर हम डीपली जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रेटेड करंट ही फ्लो होना चाहिए, हम परसेंटेज ऑफ रेटेड करंट पे भी ये टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं। बट उसके लिए परसेंटेज ऑफ करंट मिलेगा, फिर परसेंटेज ऑफ रेसिस्टेंस मिलेगा, तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो भी है। सो WCU मुझे मिल गया। नाउ कम टू द इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये है मेरा स्टेटर और ये है अंदर वाला रोटर। तो स्टेटर के लिए मेरा R1 आएगा, X1 आएगा। उसके बाद रोटर के लिए क्या आएगा, R2 आएगा एंड R2/S आएगा, है ना, R2/S आएगा। नाउ अगर हम रोटर को ब्लॉक करके रखे हैं, तो रोटर को ब्लॉक करेंगे तो NR इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देयरफॉर NS इज इक्वल टू क्या होगा, स्लिप इज इक्वल टू क्या होगा, NS माइनस NR/NS, ठीक है। सो NR का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो NS/NS क्या होगा, 1 होगा। डेट मीन्स ये R2/S में S का वैल्यू कितना है, 1। सो मुझे क्या मिलेगा, इसका वैल्यू R2। सो स्टेटर का रेसिस्टेंस R1, रोटर का रेसिस्टेंस R2, स्टेटर का रिएक्टेंस X1, रोटर का रिएक्टेंस X2। नाउ फॉर दिस आप देखिए यहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं
कोर लॉस, ये कोर लॉस क्या कंसिडर करें, बहुत ही कम है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इन ब्लॉक रोटर कंडीशन द कोर लॉस is very less, so we can neglect क्या कर सकते हैं, शंट ब्रांच, we can neglect शंट ब्रांच। क्लियर? तो शंट ब्रांच को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम इसको हटा देंगे, क्या यहाँ से हम हटा दिए। आप देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज ये पर फेज है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पर फेज है, सो ये फेज वोल्टेज हो जाएगा, ये मेरा फेज करंट हो जाएगा, ठीक है। सो फेज वोल्टेज फेज करंट के लिए पर फेज पावर लॉस कितना होगा, पर फेज पावर लॉस मतलब यहाँ पे कौन सा पावर लॉस, कॉपर पावर लॉस, ठीक है, या कॉपर लॉस। सो WCU डिवाइडेड बाई 3, और हम लोग लिख सकते हैं WSC माइनस WC डिवाइडेड बाई 3। ध्यान रखिए ये फार्मूला, ये चीज़ तब आएगा जब हमारे क्वेश्चन में कोर लॉस अलग से मेंशन किया हुआ रहेगा, अदरवाइज अगर नहीं मेंशन किया हुआ रहेगा तो WSC को लेंगे और उसी को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पर फेज पावर मुझे मिल जाएगा। नाउ अगर पर फेज पावर, सपोज मेरे को पर फेज पावर मान लेते हैं कि लेटेस्ट एक WBR आया, ठीक है, ब्लॉक रोटर WBR। सो WBR इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी IBR का स्क्वायर इंटू R, ठीक है, और R इक्विवेलेंट ले लेते हैं। चलिए IBR इसको बोलते हैं, चलिए फेज वोल्टेज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी फेज ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, फेज, यहाँ पे भी फेज वोल्टेज या फेज पावर, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा फेज, सो I फेज का स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू WP फेज बाई I फेज का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस R इक्विवेलेंट इज द फेज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब पर फेज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलेगा। तो पर फेज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में क्या क्या आ रहा है, R1 एंड R2 आ रहा है, क्योंकि हमारे इक्विवेलेंट सर्किट में यही दोनों रेसिस्टेंस है, सिर्फ R1 एंड R2 है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R1 एंड R2, मतलब R1 प्लस R2। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस R1 प्लस R2। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, W फेज बाई I फेज का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम सपोज इफ R1 इज इक्वल टू अगर R2 होगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तब उस केस में इसका हाफ वैल्यू R1 होगा और हाफ वैल्यू R2 होगा। देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू W फेज का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू, सॉरी W फेज का डिवाइडेड बाई I फेज का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस एंड स्टेटर रेसिस्टेंस एंड रोटर रेसिस्टेंस। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट x1 एंड x2, ठीक है। तो x1 और x2 को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x1 और x2 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग z फाइंड आउट करेंगे। सो z इज इक्वल टू क्या होगा, z इज इक्वल टू v फेज अपॉन I फेज, v फेज अपॉन I फेज, क्योंकि मेरे पास रीडिंग है वोल्टेज का भी और करंट का भी, ठीक है। सो पर फेज वोल्टेज बाई पर फेज करंट जो होगा वो मेरा क्या देगा, जेड फेज देगा। सो जेड फेज हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रूट अंडर जेड फेज का स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, दिस इज आर इक्विवेलेंट,
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का स्क्वायर। देखिए अगर Z मेरे को पता है, ठीक है, R अगर मेरे को पता है तो X निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है ना। तो Z स्क्वायर माइनस R की जगह आप यहाँ पे क्या लेंगे, R इक्विवेलेंट लेंगे, क्योंकि ये पूरा वैल्यू है ना, R भी है यहाँ पे, R भी है, R भी है, X भी है, X भी है, तो पूरा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हुआ, जो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिलेगा, X इक्विवेलेंट, ठीक है। X इक्विवेलेंट करने का मतलब X1 एंड X2, ठीक है। सो देयरफॉर X इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, X1 प्लस X2। अब सपोज यहाँ पे भी हम ये कंडीशन अप्लाई करें, इफ X1 इज इक्वल टू X2, ठीक है ना, तो उस केस में X1 का वैल्यू क्या मिलेगा, इसका हाफ, है ना, क्योंकि X इक्विवेलेंट वैल्यू ये वाला मिल रहा है मुझे को, ठीक है। और अगर X इक्विवेलेंट का वैल्यू X1 प्लस X2 है और दोनों इक्वल होगा तो 2 इंटू X1 लिख सकते हैं या 2 इंटू X2 लिख सकते हैं। सो X1 इज इक्वल टू X इक्विवेलेंट बाई 2 और X2 इक्वल टू X इक्विवेलेंट बाई 2। सो यहाँ पे मिल जाएगा X इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर Z फेज का स्क्वायर माइनस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। So this is the process to find the series branch parameter, that means R1 R2 and X1 X2, ठीक है। देखिए हम जो यहाँ पे इक्वल लिए हैं ये एक्चुअली हर जगह पे इक्वल ही लेकर के चलता है, मान लेता है कि R1 R2 दोनों इक्वल है एंड X1 X2 आपका इक्वल है, ठीक है। तो आप भी यही कंसिडर कीजिएगा, X1 X2 को इक्वल कंसिडर कीजिएगा और R1 R2 को इक्वल कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट को कंडक्ट करते हैं और सीरीज ब्रांच पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।